हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। अभी तक हमने अपने पॉलिनोमियल्स चैप्टर में इंट्रोडक्शन अच्छे से समझा है, जिसको समझने के लिए हम पहले ही 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने पूरी तरह से आपको कोशिश की है कि जब से ये अलजेब्रा आपके मैथ्स में स्टार्ट हुआ है क्लास 6 से, तब से लेकर अब तक 8th क्लास तक का जो कुछ भी था, मैंने कोशिश की है कि सब कुछ कवर कर लूँ, ताकि आपको 9th क्लास का ये सेकेंड चैप्टर पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट जो सेक्शन है इसका वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिस सेक्शन का नाम है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। मतलब हम ऐसे पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। जैसे कि अभी तक हमने कुछ ऐसे पॉलिनोमियल्स भी पढ़े थे कि 2x² y z + 7t, इस तरह के भी कुछ हमने पॉलिनोमियल्स पढ़े थे। ये एक पॉलिनोमियल है ना। इसमें कितनी टर्म्स है? इसमें 2 टर्म्स है। एक टर्म ये है, आपको पता है जो टर्म्स होती हैं वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साइन की वजह से ही सेपरेट होती हैं। तो इसमें एडिशन का साइन है, इसका मतलब एक टर्म यहाँ है और एक टर्म यहाँ पर है। तो ये 2 टर्म्स का पॉलिनोमियल है, जिसमें इस टर्म में देखिए कितने वेरिएबल्स हैं, एक x है, एक y है और एक z है, और यहाँ पर एक t है। मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल में 4 अलग अलग वेरिएबल्स हैं। लेकिन जो हमारा सेक्शन है वो ये कह रहा है कि हम पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं सिर्फ एक वेरिएबल के। तो हम सिर्फ 1 वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल लिख लेते हैं। तो हम मान लिया लिख लेते हैं x² - x + 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें कितनी टर्म्स हैं आप अच्छे से देख के समझ सकते हैं। इसमें कितनी टर्म्स हैं? एक है x² टर्म है, एक है -x और एक है 1। तो इसमें 3 टर्म्स हैं। ये 3 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। जी, तो 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। इस पॉलिनोमियल में देखिए आप वेरिएबल्स, कौन से वेरिएबल्स हैं आप ध्यान से देखिए। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है, एक x ही है जो वेरिएबल है। हाँ, बस उसकी यहाँ पर पावर अलग है, यहाँ पर अलग है और यहाँ पर अलग है। ठीक है, अब आप कहेंगे या 1 के पास तो x है ही नहीं, मैं कैसे बोल रही हूँ कि यहाँ पर पावर अलग है, जहाँ x है ही नहीं वहाँ पावर कैसे होगी? तो देखिए, जो पावर होती है x की, वो किस तरह से कांस्टेंट के साथ भी होती है, ये भी हम पता कर लेते हैं। ये भी हमारे लिए आगे चलकर यूज़फुल रहेगा। तो जैसे आपकी जो 3 टर्म्स हैं, इन टर्म्स में से x² में जो उसकी पावर है वो 2 है। ऐसे ही यहाँ पर x की पावर 1 है। ऐसे ही 1 के साथ अगर कुछ भी नहीं है, मतलब x की पावर 0 है। देखिए, जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। जो किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है कि जो उसकी हम पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर वाली फॉर्म में उसको लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा एक्सप्रेशन, जो टर्म है, इसकी पावर 2 है, दूसरे वाले टर्म की पावर 1 है और तीसरे वाले टर्म की पावर 0 है। आप ये भी जानते हैं कि आपने ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा कि जिस भी बेस की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। अगर किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसका मतलब अगर x की पावर मैं 0 यहाँ कैसे लिख सकती हूँ, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब होता है 1 × 1। मतलब ये वाला 1 ये रहा और x की पावर 0 की जगह भी 1 आ जाएगा, जिसकी जगह 1 ही रहेगा। तो देखिए, ये 1 और ये 1 सेम है ना। जो टर्म आई वो एग्जैक्टली सेम है, हमने उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं किया। कभी भी अगर हम कुछ भी ऐसा अलग करते हैं तो तभी करते हैं जब उसकी वैल्यू में कोई चेंज ना आए। तो आपको समझ में आ गया किस तरह से मैं बोल रही थी कि इसकी भी पावर है यहाँ पर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई है, वहाँ पर भी x की पावर 0 है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब उसमें कुछ टॉपिक्स आए हैं, जैसे कि टर्म्स क्या होती हैं, ये मैं आपको अभी भी बता चुकी हूँ। आपको पिछली क्लासेस में भी बता चुकी हूँ कि टर्म्स क्या होती हैं। टर्म्स वो होती हैं जो कि किसी भी माइनस या फिर प्लस के साइन से अलग अलग मतलब सेपरेट हो रही होती हैं। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन होता है तो टर्म्स अलग नहीं मानी जाती हैं, वो सिंगल टर्म मानी जाती है। और अगर प्लस या माइनस का साइन होगा तो उनको डिफरेंट मानेंगे। तो इसलिए एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, ऐसे करके 3 टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल में। तो ये तो हो गई टर्म्स की बात। अब एक होता है ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? ज़ीरो पॉलिनोमियल सिर्फ ज़ीरो को कहते हैं। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जो 0 बन जाए तो वो 0 से ही बनेगा, तो 0 है जो ज़ीरो पॉलिनोमियल होता है। इसके बाद एक चीज़ और है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री का क्या होती है? एक पावर तो आप जानते हैं। अब ये डिग्री कहाँ से आ गई? डिग्री तो हम एंगल्स में नापते हैं ना, जैसे हम कोई एंगल मेजरमेंट करते हैं तो उसमें हम डिग्री लगाते हैं, 20 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री। यहाँ पे कैसे डिग्री आ सकती है? अब वेरिएबल में डिग्री भी लगाएंगे क्या, या फिर हम कोई टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं क्या जो डिग्री सेल्सियस करेंगे? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिग्री क्या होती है, यहाँ पर एक अलग चीज़ होती है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ।
जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखा, ये एक पॉलिनोमियल है 7t⁴ माइनस 6t² माइनस 5t। ठीक है, इसमें आपने देखा कि ये पॉलिनोमियल कैसा है, वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ t ही है जो वेरिएबल है, पर हर टर्म में t की जो पावर है वो डिफरेंट है। इस वाली टर्म में t की पावर 4 है, इसमें t की पावर 2 है और इसमें t की पावर 1 है। तो जो डिग्री निकलती है ना वो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की निकलती है। ये पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री की बात होगी। जब भी डिग्री की बात होगी तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो डिग्री मैं आपको बता देती हूँ कि डिग्री जो होती है वो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर जिस टर्म की होगी वही उसकी डिग्री कहलाएगी। तो इस पॉलिनोमियल में आप देख सकते हैं सबसे बड़ी पावर क्या है, 4 है, t की पावर 4 है, यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री है 4। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है, इस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है तो डिग्री आपको बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक वेरिएबल लिखा होगा, उस जिस भी टर्म में सबसे बड़ी पावर लगी होगी वही उसकी डिग्री कहलाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए मैंने ये दो पॉलिनोमियल्स लिखे हैं, एक फर्स्ट पार्ट है और एक सेकंड पार्ट है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक के ही फर्स्ट एग्जाम्पल के दो पार्ट्स हैं। इसमें हमें ये बताना है कि इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है। मैंने ये दो अलग अलग तरीके के लिखे हैं। देखिए सेकंड पार्ट में तो सिर्फ एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें कैसे हम डिग्री बताएंगे, और एक जो इस तरह से होता है वेरिएबल वाला उसमें कैसे बताएंगे, इसलिए दो अलग अलग तरह के पार्ट्स हैं, इसलिए मैंने दोनों को लिख लिया है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था जैसे कि जो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल होता है, पहले तो आप इसमें देखिए इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें देख लेते हैं, इसमें डिग्री निकालने के लिए टर्म्स काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक रिवाइज कराने की वजह से आपसे बोल रही हूँ कि इसमें कितनी टर्म्स है। एक टर्म है 2, एक है y² माइनस y², एक माइनस y³ और एक है 2y⁴। यहाँ पर 4 टर्म्स है। 4 टर्म्स में से 3 टर्म्स में आपको वेरिएबल y दिख रहा है। एक टर्म में y की वैल्यू डिग्री 2 है, सॉरी पावर 2 है, एक में पावर 3 है और एक में पावर है 8। अभी मैंने आपको बताया था कि डिग्री निकालने के लिए हम देखते हैं कि पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर क्या है। तो आप देख सकते हो कि इसमें सबसे बड़ी पावर आपको क्या दिख रही है, y⁴, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 8 होगी। तो अब आपको लग रहा होगा कि ठीक है, इस तरह के पॉलिनोमियल्स अगर हमारे सामने आएंगे तो हम बहुत आसानी से बता देंगे कि डिग्री क्या होती है। लेकिन अगर इस तरह का नंबर आ गया तो सिंगल नंबर है, इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। अभी आपने बताया, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अभी मैंने ये बताया कि डिग्री तब बताते हैं जब जो पॉलिनोमियल की सबसे ग्रेटेस्ट पावर होती है। पॉलिनोमियल में जब वेरिएबल ही नहीं है तो फिर कहाँ से डिग्री बता दें। तो देखिए अभी इससे पहले जस्ट पहले मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर लिखा होता है उसके साथ भी आप एक वेरिएबल की डिग्री पावर लगा सकते हैं। वो क्या लगा सकते हैं, 0। तो आप इसे मान सकते हैं कि 2 के साथ में एक वेरिएबल y है जो मल्टीप्लाई हो रहा है और जिसकी पावर 0 है, क्योंकि पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स चैप्टर से हम ये जानते हैं, ये लॉ जानते हैं कि अगर किसी बेस की पावर जो होती है वो 0 होती है तो उसकी पूरी की पूरी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर अगर कोई y⁴ है इसका मतलब 1 है। या फिर हम जानते हैं कि देखिए जो नंबर 2 अकेला लिखा है उसका मतलब होता है किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई 1 लिख दिए तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं आता है ना। तो 2 की जगह पे 2 × 1 हम मान सकते हैं और इस 1 की जगह पर हम y⁴ मान सकते हैं, है ना। इस y⁴ का मतलब 1 है और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ही रहता है। इसका मतलब हम अपने क्वेश्चन की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं ला रहे हैं, कुछ भी अंतर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये ज़रूरी है ध्यान रखना कि अगर हम कुछ भी सॉल्व करते हैं तो उनकी वैल्यूज़ चेंज ना हो। ऐसा ना हो कि आपने कुछ ऐसा उसके साथ मल्टीप्लाई या ऐड या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड कुछ भी कर दिया कि जब आप उसे सॉल्व कर रहे हो तो फिर वैल्यू चेंज हो जा रही है। वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो जैसे मैंने टू मल्टीप्लाई y⁴ तो लगाया, पर y⁴ का मतलब क्या होता है, 1 होता है और 1 का मल्टीप्लाई 2 से करने में 2 ही रहता है। इसका मतलब मैंने ऐसा लिखा तो है लेकिन इसमें मैंने कोई वैल्यू चेंज नहीं करी है उसकी। तो आप देखिए आपको पता है कि डिग्री बतानी होती है पावर देखकर, और यहाँ पर देखिए आपका एक वेरिएबल अब आपको मिल गया। आप इसकी y की जगह कुछ भी मान सकते थे, आपकी मर्जी है। जो एक 2 नंबर है वो क्या है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है। जी हाँ,
किसी भी सिंगल कांस्टेंट नंबर को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसके साथ में आपने एक कोई भी वेरिएबल मानकर उसकी पावर 0 लगा ली। और अब आपको पता है कि डिग्री बताने के लिए ग्रेटेस्ट पावर बताई जाती है। इसकी ग्रेटेस्ट पावर 0 के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 0। तो अगर इस तरह का कभी भी कोई क्वेश्चन आता है, ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से सॉल्व करके दिखाएं, आप सिंपल नंबर आपको बताया तो आप बता सकते हैं कि अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है तो उसकी डिग्री हमेशा 0 होती है। क्यों होती है, इसका प्रूफ ये रहा। अगर कभी आपको कोई पूछे कि प्रूव करके दिखाओ कि ऐसे कैसे आप कह सकते हो कि किसी की डिग्री 0 होती है, तो आप इस तरह से बता सकते हो कोई भी वेरिएबल अपनी तरफ से मानकर। तो यहाँ पर इसकी डिग्री हो गई 0। ठीक है, यहाँ तक ये हमें समझ में आ गया। एग्जाम्पल 1 आपको मेरे को लगता है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। मैं आपको कुछ पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल लिख के बताती हूँ, आप मुझे बताइए वो किस तरह के पॉलिनोमियल्स हैं। मान लिया मैंने एक लिखा है 2x + 1, एक है 7y + √2। आप मुझे बस इतना बताइए कि ये मैंने दो पॉलिनोमियल्स लिखे हैं अलग अलग, एक है 2x + 1 और एक है 7y + √2। क्या आपको इनमें कुछ कॉमन लग रहा है? अब आप सोचेंगे इनमें तो कॉमन जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा, ना तो वेरिएबल कॉमन है ना कोई नंबर कॉमन है, ऐसे कैसे कॉमन बता दें? देखिए, कभी भी अगर आपसे कुछ भी चीज़ पूछी जाती है, कभी भी कुछ भी पूछा जाता है, तो फिर ये देखना है कि हम इसके बारे में क्या क्या जानते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन में से वो ढूंढना है कॉमन। ठीक है, आप ये जानते हैं कि एक पॉलिनोमियल से, ठीक है, एज अ पॉलिनोमियल आपको ऐसे तो इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अभी अभी आपने एक चीज़ और पढ़ी थी डिग्री के बारे में, है ना? डिग्री के बारे में पढ़ा था, तो हम इनकी डिग्री भी तो निकाल कर देख सकते हैं, क्या पता वो कॉमन आ जाए। तो देख लीजिए, जो 2x + 1 है इसकी डिग्री क्या होगी? क्योंकि इसकी ग्रेटेस्ट पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 होगी। ऐसे यहाँ पर भी वेरिएबल सिर्फ y है और जिसकी ग्रेटेस्ट पावर 1 है तो इसकी भी डिग्री 1 होगी। तो इन दोनों पॉलिनोमियल्स में कॉमन क्या है? डिग्री 1 है कॉमन, और कुछ कॉमन नहीं है, पर इन दोनों की डिग्री 1 है। तो क्यों, जिसकी डिग्री 1 होती है, इससे मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 होती है, यानी कि डिग्री 1 होने का मतलब है कि जो वेरिएबल है वो सिंगल होगा, उसके ऊपर कोई पावर नहीं लगी होगी, क्योंकि जिसके ऊपर कोई पावर नहीं लगी है मतलब उसकी पावर 1 है और उसके अलावा और कोई पावर नहीं है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर कुछ भी नहीं लगी होती है और उसमें कोई ना कोई एक वेरिएबल होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर की बात आ गई जब डिग्री 1 है। अगर डिग्री 2 है तो उसका नाम क्या होगा? अगर इसी को मैं ऐसे लिख लूँ 2x² + 5 लिख लूँ, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी डिग्री 2 है, या फिर आप इसको और आगे ऐसे एक्सटेंड करके ऐसे लिख सकते हैं। ये एक पॉलिनोमियल बना लिया हमने, ठीक है, जिसमें इसकी डिग्री 2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो जगह वेरिएबल तो लिखा है, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू कुछ जो पावर है वो 1 है और यहाँ पर 2 है, तो ग्रेटेस्ट पावर 2 है, इसका मतलब डिग्री 2 है। तो ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, यानी कि जिसकी ग्रेटेस्ट पावर 2 होती है, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको हम बोलेंगे जिसकी डिग्री 2 होगी, ग्रेटेस्ट पावर 2 होगी। इसी तरह से अगर ग्रेटेस्ट पावर 3 होती है, अगर डिग्री 3 होती है, तो हम उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है तो वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या लिखते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताना चाहती थी, इसीलिए मैंने इसमें 3 टर्म्स लेकर इस तरह से लिखा। ठीक है, जो भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम इस तरह से लिखते हैं ax² + bx + c। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है, देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि जो पावर्स होती हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। सबसे बड़ी सबसे पहले, फिर उसके छोटी, फिर सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी यहाँ पे पावर 2 है तो इसलिए x² है, फिर पावर 1 है तो यहाँ x, और जो पावर 0 है जो लिखते नहीं है हम, तो वो c। ठीक है, इस तरह से हमने लिखा है। इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, जहाँ पर x² का देखिए कोएफिशिएंट आपको मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ,
कोएफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, एक्स का कोएफिशिएंट b है और कांस्टेंट टर्म है c। ठीक है, ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर। तो एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपसे ये पूछ रहा है, आपको कुछ ये 5 टॉप नंबर्स दिए, मतलब 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 5 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, जिसमें आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। आपसे ये पूछा है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है जो 1 वेरिएबल वाला है और कौन सा नहीं है। तो जिन भी पॉलिनोमियल में सिर्फ 1 वेरिएबल हो उसको आपको बताना है दिस पॉलिनोमियल इज़ फॉर 1 वेरिएबल, और जिसमें नहीं है उसमें आपको कुछ नहीं, मतलब बोलना है कि ये नहीं है 1 वेरिएबल वाला। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको मुझे बोर्ड पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, 4 पार्ट्स में आपसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। तो चलिए हम इसका एक आध पार्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके मैंने सेकंड और थर्ड पार्ट लिया है। सेकंड पार्ट इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव टर्म है इसीलिए, और थर्ड पार्ट में शायद आपको कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसे बताएं, इसलिए मैंने ये लिया है। फर्स्ट और फोर्थ पार्ट आप इसके बेसिस पर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको फर्स्ट और फोर्थ पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ज़रूर बताऊँगी। तो अभी हम देख लेते हैं कि सेकेंड पार्ट में हमें क्या बताना है। इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन से वाले टर्म में एक्स स्क्वायर है। तो देखिए इस हमारे पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं, 1, 2 और 3। एक टर्म है 2, एक टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर और एक टर्म है एक्स क्यूब। तो इसमें से एक्स स्क्वायर कौन सी टर्म है, सेकेंड टर्म। ये वाली जो सेकेंड टर्म है ये हमारी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है। ठीक है, इसमें आपको ये नहीं देखना है कि कौन से वाली पावर सबसे बड़ी है, वो नहीं देखना है। आपसे जो बोला है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ तो सिर्फ एक्स स्क्वायर ही देखना है। अब कोएफिशिएंट क्या होता है, मैं आपको पिछली क्लासेस में समझा चुकी हूँ कि कोएफिशिएंट क्या होता है, फिर से बता देती हूँ कि कोएफिशिएंट एक ऐसा नंबर होता है जो वेरिएबल के साथ आगे मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एक्स स्क्वायर है, तो पहले जो टर्म होती है ना वो हमेशा उसके साइन के साथ ली जाती है। इसीलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल टॉपिक, ये वाला नंबर लिया क्योंकि इसमें माइनस आ रहा था एक्स स्क्वायर के साथ। तो मैं आपको ये समझाना चाहती थी कि अगर कोई भी टर्म आप लेते हैं उसके साथ अगर नेगेटिव साइन है तो वो भी लेना है। तो यहाँ पर जो है हमारी जो टर्म है ये माइनस एक्स स्क्वायर है। इसको आप सिर्फ एक्स स्क्वायर समझने की गलती मत करना। ऐसा बहुत बच्चे गलती करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ उस टर्म को ले लेते हैं, पर अगर उसके साथ नेगेटिव साइन लगाए तो उसको नहीं लेते हैं। इसी के लिए मैंने ये लिया है। अब देखिए यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, आपसे बोला है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ है। अब एक्स स्क्वायर के आगे मैं आपसे तब से बोल रही हूँ कि कोएफिशिएंट वो होता है जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, लेकिन आप कहेंगे यहाँ तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बस एक माइनस का साइन लगाए तो इसका कोएफिशिएंट क्या अकेला माइनस हो गया? नहीं, जो कोएफिशिएंट होगा वो तो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर में ही आएगा। तो ऐसा क्या है फिर यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है इसका, तो देख लीजिए जो अगर किसी नंबर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता हुआ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो सीधी सी बात है कि उसका कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, क्योंकि किसी के भी साथ अगर 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर है -1। और एक बात और याद रखिएगा कि ये मेरा मानना है कि जैसे दुनिया में बोलते हैं ना कि दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, इसी तरह से मैथ्स में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं था तो 1 ने उसकी हेल्प की और वो उसका -1 बन के कोएफिशिएंट बन गया। तो ऐसे मेरे ख्याल से आपको थोड़ा याद रहेगा, इसलिए बस मैंने ये बताया कि अगर कोई भी आपको ऐसे वेरिएबल है जिसके साथ में आपको कोएफिशिएंट बताना है तो अगर उसके साथ आपको कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है इसका मतलब 1 माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो ये थर्ड वाला पार्ट है इसमें देख लेते हैं। आपको बोला है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, तो देखिए इसमें 2 टर्म्स हैं। 2 टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कौन से वाले टर्म में है? ये फर्स्ट वाली टर्म में ही एक्स स्क्वायर आपको मिल गया, ये रहा एक्स स्क्वायर। तो अब एक्स स्क्वायर के साथ आगे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? एक्स स्क्वायर के आगे सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है π/2, यानी कि जो π/2 है यही इसका कोएफिशिएंट है। ये तो बहुत सिंपल है ना। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है कि बाइनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री 35 हो। डिग्री 35 बतानी है। डिग्री 35 होने का क्या मतलब है? आपको पता है डिग्री का मतलब होता है सबसे बड़ी पावर। तो अब इसको ऐसा नंबर देकर आपको डरना नहीं है कि अगर 35 लिखा है तो हम कितना बड़ा पॉलिनोमियल लिखेंगे जिसमें डिग्री 35 लगाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी पॉलिनोमियल लिखिए, चाहे वो कितनी भी टर्म्स का हो, 2 टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो,
बस आपको एक ग्रेटेस्ट पावर 35 ही तो लेनी है, तो वो तो कुछ भी हो सकता है। जैसे आप मान लीजिए आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2x पावर 35 प्लस 7x टू द पावर 10, बस हो गया, सिंपल। दो टर्म्स का मैंने पॉलिनोमियल लिखा जिसमें वन वेरिएबल है, ठीक है, और उसकी डिग्री क्या है, 35 है। कैसे 35 है, क्योंकि इसकी ग्रेटेस्ट पावर 35 है तो उसकी डिग्री 35 है। अगर मोनोमियल बोलते तो आप सिंगल सिर्फ 2 मल्टीप्लाई x टू द पावर 35 लिख देते। ऐसे ही शायद इसमें सेकंड पार्ट यही दिया हुआ है कि एक मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए, तो आप कुछ भी लिखिए, कोई भी वेरिएबल लिखिए, उसके ऊपर पावर 100 लगा दीजिए, सिंपल। सब बहुत सिंपल है ये क्वेश्चंस। इसके बाद जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि आपको जो भी पार्ट्स दिए हुए हैं उनकी आपको डिग्री बतानी है। तो देखिए, डिग्री बताना मैंने आपको अभी बहुत अच्छे से समझाया जब एग्जाम्पल 1 आपको बताया। फिर भी चलिए हम जल्दी से, मेरे को पता है आप सब लोग अच्छे से कर लेंगे, मेरे को पूरा भरोसा है, क्योंकि मैंने आपको हर चीज़ बताई है और मैं जानती हूँ कि जो भी बच्चे ये सब वीडियोस देखते हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं मैथ्स को लेकर, समझना चाहते हैं, तभी वो मेरी वीडियोस देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी बच्चे कर रहे हैं वो बहुत सीरियसली कर रहे हैं, और जो बच्चे सीरियसली पढ़ते हैं उन्हें अच्छे से सब समझ में आता है। तो क्योंकि आपको ये सब समझ में आ चुका है, तो हम जल्दी से ऐसा करते हैं कि हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपने सोचा है वही है या नहीं। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक बाहर निकाल लिए जल्दी से। मेरे को लगता है आपने सबने पहले से ओपन की होगी, ठीक है। ओपन करना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई क्लास स्टार्ट होती है, अपनी नोटबुक, अपनी बुक, आपकी पेन पेंसिल जो भी है सब साथ में रखा करिए, और साथ के साथ उनको सॉल्व करा करिए क्वेश्चंस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको हर बार अपने हाथ से ही करना पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखकर सुनकर चीज़ें नहीं समझ सकते, ठीक है। तो अपने फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमारा क्वेश्चन है 5x³ + 4x² + 7x। अब इसमें देखिए 3 टर्म्स हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म में x की पावर 3 है, सेकेंड टर्म में x की पावर 2 है, और थर्ड टर्म में x की पावर 1 है। आपको पता है डिग्री बताने के लिए हम ग्रेटेस्ट पावर देखते हैं, तो ग्रेटेस्ट पावर क्या हुई यहाँ पर, x की पावर 3। इसका मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है, 3 है। वेरी गुड। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है उसमें बोला है 4 - y²। अब देखिए यहाँ पर y² जो है वो नेगेटिव है, लेकिन हमें तो डिग्री बतानी है, उसके लिए हमें प्लस माइनस का साइन नहीं देखना है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए कि डिग्री बताने के लिए आपको प्लस माइनस का साइन नहीं देखना होता है, कोएफिशिएंट बताने के लिए देखना होता है। जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में किया, यहाँ पर हमने कोएफिशिएंट निकाल रहे थे, इसीलिए हम माइनस के साइन को कंसिडर कर रहे थे। पर जब डिग्री बतानी है तब ऐसा कुछ नहीं करना है। तो 4 - y² है, यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही वेरिएबल आपको दिख रहा है और एक ही टर्म में वेरिएबल दिख रहा है जिसकी पावर 2 है, तो वही पूरे पॉलिनोमियल की ग्रेटेस्ट पावर हुई, तो इसकी डिग्री क्या हुई, 2 हुई। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है ये है 5t - √7। तो यहाँ पर भी सिर्फ एक वेरिएबल है जो एक ही टर्म है, इसमें पूरी 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म में से बस 5t में ही तो एक वेरिएबल है ना, √7 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है। और t की पावर क्या है, जिसकी पावर कुछ नहीं है उसकी पावर मानी जाती है 1। देखिए फिर से यहाँ पे वही आ गया ना, जिसका कोई नहीं है उसका है 1, ठीक है। मैथ में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो जिसकी पावर कुछ नहीं है या जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है या जिसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, उन सब की हेल्प करने के लिए 1 आता है हमेशा। तो यहाँ पर 5t है तो t की पावर 1 मानी जाएगी, और अगर 1 पावर है तो इसकी डिग्री भी फिर 1 होगी। और ऐसे ही फोर्थ पार्ट में सिंगल नंबर 3 लिखा है। 3 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल आप कुछ भी मान सकते हैं और उसकी पावर आप क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। वेरी गुड। तो 3 × x टू द पावर 0 भी आप बता सकते हैं, उसका मतलब तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। 1 आया, देखिए फिर से 1 आया, और 1 ने फिर अपनी वैल्यू चेंज करके x टू द पावर 0 बता दिया, या आप चाहें जो वेरिएबल लेना चाहें वो कर सकते हैं। तो फिर इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हुई, 0 हुई। सीधा सीधा आप ये बता सकते हैं कि अगर कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री हमेशा 0 होती है, क्योंकि उसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो डिग्री 0 होगी, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कुछ 7 पार्ट्स दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो हमने डिग्री के बारे में क्यों पढ़ा था, इसीलिए पढ़ा था ये पता करने के लिए कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं हम उन्हें कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं अंडर लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, जिनकी डिग्री 1 होती है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है, यानी कि मैक्सिमम पावर 2 लगी होगी, और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री
होती है 3, यानी कि मैक्सिमम पावर 3 ही होगी। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है 2, ये है x स्क्वायर प्लस x, तो इसकी ग्रेटेस्ट पावर जो है वो 2 है, यानी कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हाँ, ये मत सोचिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है तो हम इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है हमेशा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिख कर दिया जाए आपको, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो मैंने आपको बताई थी, बट इस तरह से भी अगर वो लिखा है तो हमें तो सिर्फ उसकी ये बताना है कि वो कौन सी कैटेगरी में फॉल हो रहा है, तो हम बता सकते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। सेकेंड पार्ट में है x माइनस एक्स क्यूब, तो यहाँ पर आप देखिए दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में x है, एक टर्म में x की पावर 1 है और दूसरे में x की पावर 3 है, यानी कि ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। वेरी गुड। इसके बाद थर्ड पार्ट है, इसमें 3 टर्म्स हैं, एक y स्क्वायर और 4, सबसे बड़ी पावर है 2, तो यानी कि ये हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर फोर्थ पार्ट में है 1 प्लस एक्स, इसमें सिर्फ जो x है उसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट में है 3t, ये एक मोनोमियल है फिर भी ये पॉलिनोमियल भी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर चीज़ जो होते हैं ये सारे के सारे पॉलिनोमियल ही होते हैं। तो 3t है, यहाँ पर भी t की कोई पावर नहीं है, यानी कि पावर 1 मानी जाएगी, इसका मतलब ये भी लीनियर पॉलिनोमियल माना जाएगा। फिर है r स्क्वायर, अकेला सिंगल ये भी मोनोमियल है और ये r स्क्वायर है, यानी कि पावर 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और सबसे लास्ट पार्ट है 7x क्यूब, ये भी मोनोमियल है, लेकिन इसकी जो पावर है वो क्या है 3, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको एक्सरसाइज 2.1 तक अच्छे से समझ में आ गया होगा सब कुछ। हम एक एक करके चल रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, के पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या होते हैं, वो कैसे होते हैं, इन सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक आप अपना ये पूरा होमवर्क अच्छे से कंप्लीट करिए। अगर आपके पास कोई और भी एक्स्ट्रा बुक है तो उसमें इन सभी टॉपिक जो हम अभी तक कवर कर चुके हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनको और भी ज़्यादा करिए, ठीक है। एनसीईआरटी में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है, तो आप दूसरी बुक से या फिर इंटरनेट सर्फ करके मतलब ढूंढ कर वहाँ से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ना कि जो ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं वही ज़्यादा परफेक्ट हो पाते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा परफेक्ट होना है, अच्छे से सब कुछ आना चाहिए, एकदम टिप्स पे रहना चाहिए सारा का सारा कॉन्सेप्ट, उसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस करिए और परफेक्ट बनिए।